ठीक है मेरी जान। तो आज मेरे बेटे हमें बात करनी है वेटलेसनेस की जो सिचुएशन है। मैं उसी लास्ट केस से आगे फॉरवर्ड करूंगा। हम लोगों ने ये कहा कि अगर सपोज करें, फर्ज कर लें, आप जिस एलिवेटर में, जिस लिफ्ट में खड़े हुए, अचानक से उसकी रस्सी, उसकी चेन टूट जाती है। मैंने कल भी कहा था कि जब आपने नेट फोर्स निकालनी होती है, पहले वो फोर्स लिखते हैं जिसकी तरफ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमेशा, या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी हो तो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन पैदा उस तरफ होता है जिस तरफ क्या लग रही हो मेरा बेटा, फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। मैस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो जिस तरफ आपकी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, एक्सेलरेशन भी उस तरफ होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी फोर्स ज्यादा है? डेफिनेटली जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इस ब्लॉक को दो लोग अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दें तो आपको यह बताना है कि एक्सेलरेशन किस तरफ पैदा हो रहा है। तो जिस तरफ ये मूव करेगा उसी तरफ इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन। इवन कि ये सारी चीजें कल के लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं मेरे बेटे। जब एलिवेटर की रस्सी टूटेगी वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। वेट, जो रियल वेट होता बॉडी का, W इज इक्वल टू mg, वो तो होता ही हमेशा क्या है मेरा बेटा, डाउनवर्ड। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मैस, ड्यू टू इट्स मैस। अब मेरे बच्चे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स थी वो एलिवेटर की फोर्स थी T, जिसे आप अपेरेंट वेट कहते हो। अब टोटल करने के लिए आप क्या करोगे? पहले कौन सी फोर्स लिखोगे बेटा? W माइनस T इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। अप्लाइड फोर्स थी आपकी ये। अब मेरे बच्चे जरा देखो, W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। जब आपकी बॉडी जमीन की तरफ आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों जमीन की तरफ आ रही है? मैंने A लिखा, एग्जैक्टली G के इक्वल तो जरूरी तो नहीं हो, लेकिन जब उसकी रस्सी टूट जाएगी वो फ्रीली फॉल करेगा। क्या करेगा मेरा बेटा? फ्रीली फॉल करेगा। जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करते हैं उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G होता है। उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G होता है। फ्रीली फॉल का मतलब उन ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स होती है मेरा बेटा? ग्रेविटी की फोर्स। इसलिए हम A इज इक्वल टू G लिखते हैं। तो A इज इक्वल टू G लिखने से, अगर आपने यहां पे एक्चुअली आपने निकालना अपेरेंट वेट है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो कितना है। मैंने कहा जब आप खुद को इमेजिन करो कि एक लिफ्ट टूट गई और जमीन की तरफ आ रहे हो, क्या आपको आपकी बॉडी का कोई वेट महसूस होगा? नहीं होगा। हमें यही लगेगा कि हमारी बॉडी में कोई जान ही नहीं है, कोई वेट नहीं है, और किसकी तरफ आ रहे हैं? जमीन की तरफ। जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो आप खुद को हमेशा भारी महसूस करते हो, आपको अपेरेंटली अपना वेट क्या लगता है? ज्यादा लगता है। रियल वेट की बात नहीं करे, अपेरेंट हमें महसूस क्या हो रहा है। जब जमीन की तरफ गिरेंगे, लिफ्ट छूट जाएगी, तो हमें अपना अपेरेंट वेट क्या लगेगा? कम लगेगा। तो मेरे बच्चे, ये T रिप्रेजेंट करता है अपेरेंट वेट को। मैं ये दोबारा से इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग आज क्लास में न्यू है। अब मेरे बेटे मुझे अपेरेंट वेट निकालना है। ये ma इधर प्लस इधर आके क्या होगा? माइनस W माइनस ma। A की जगह पे G लिख लिया तो ये आ गया T। W तो वैसे ही mg होता है, mg माइनस mg इज इक्वल टू T, और T किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? 0 के। तो इस लास्ट केस एक्चुअली हमने चलना था। तो यहां पे अपेरेंट वेट का 0 होना आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे कौन सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है? वेटलेसनेस की। कौन सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है? वेटलेसनेस की। लाइक आप ये बात कह सकते हो कि जैसे स्पेसशिप में वेटलेसनेस की जब सिचुएशन आती है तो सारे लोग वहां पे फ्लोट कर रहे होते हैं, अगर आर्टिफिशियल ग्रेविटी ना पैदा की जाए। हमने हर चीज को सिर्फ विजुलाइज करना है कि ये कैसे। एक चीज यहां पे जो काबिल गौर है वो ये है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द एलिवेटर विल बी वेटलेस। एलिवेटर वेटलेस नहीं है। जितनी चीजें एलिवेटर में मौजूद हैं वो वेटलेस हैं, एलिवेटर वेटलेस नहीं है। यहां से ही आपकी बेटा आज की कहानी है। एवरीथिंग
कि जो भी चीज इस एलिवेटर, इस लिफ्ट में मौजूद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इक्वल टू जी होने की वजह से वो वेटलेसनेस सिचुएशन में आ चुकी है। ये वेटलेसनेस नहीं है तो ये तो किसकी तरफ आ रहा है? जमीन की तरफ। इसके अंदर अब जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करना शुरू हो गए? फ्लोट, मतलब इधर उधर गिर रहे हैं। एवरीथिंग इन द एलिवेटर वेटलेस बट नॉट एलिवेटर। एलिवेटर वेटलेस नहीं है। अब मेरे बच्चे, आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि दुबई में एक वो झूला है जो बार बार इस तरह रोटेट कर रहा होता है। अब लोगों को तो आपस में टकरे खा के गिर जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। या फिर आपके हाथ में एक बकेट है, पानी की बाल्टी है, आप उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हो तो पानी नीचे नहीं गिरता। हालांकि तो उसको क्या करना चाहिए? नीचे गिर जाना चाहिए। जब आप पानी की बाल्टी को उल्टा करना चाहो तो पानी की बाल्टी में से पानी तो क्या कर देना चाहिए? गिरना। लेकिन कभी सोचा है कि जब वो स्पिन कर रहा होता है पानी नीचे नहीं गिरता, पानी हमेशा उसकी सरफेस के साथ रहता है। अब उस झूले के अंदर लोग स्पिन मोशन में होते हैं लेकिन दीवारों के साथ चिपके होते हैं। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज मौजूद है जिनको किसकी तरफ खींच रही है? फर्श की तरफ। कोई ऐसी चीज मौजूद है जो बकेट की सरफेस की तरफ पानी को खींच रही है। और सर्कुलर पाथ में आप हो और सर्कल में ही रहे तो वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो चीज आपको जमीन की तरफ, सरफेस की तरफ खींचे उसे ग्रेविटी कहते हैं। हालांकि उसमें ग्रेविटी नहीं थी लेकिन ग्रेविटी पैदा की गई। कैसे की गई? चीजों को स्पिन करके। स्पिन करने के लिए जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में अपने चक्कर मुकम्मल करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट हमारा आज का ये है। इस मेन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कुछ 3-4 चीजें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा। आपने कभी जीरो फ्लाइट का नाम सुना है? जैसे आपने एलिवेटर की बात की, जीरो जी फ्लाइट जहाज में कैसे कैसे, या आप स्पेसशिप की बात कर लो कि स्पेसशिप या जहाज जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, जितने भी लोग जहाज में बैठे होते हैं वो अपने आप को हैवियर फील करते हैं क्योंकि उनका अपेरेंट वेट रियल वेट से क्या हो जाता है? ज्यादा। ठीक है, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पैराबोलिक पाथ बनाना चाहता हूं। जब आप एक मैक्सिमम हाइट पे चले जाते हो, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसके बाद आप आते हो मेरा बेटा, जब नीचे की तरफ आओगे तो अगेन आपका क्या हो जाएगा? रियल वेट ज्यादा हो जाएगा, या हाँ और पेरेंट वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब आपको अपेरेंटली अपना वेट महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर यही जहाज फ्रीली फॉल करे, जैसे कि जहाज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आ रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसमें जितने भी लोग हैं वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी कौन सी सिचुएशन आ गई? वेटलेसनेस की। एवरीथिंग इन द एलिवेटर की जगह एवरीथिंग इन द फ्लाइट भी तो आ सकता है। स्पेसशिप में जितने भी लोग हैं, जब स्पेसशिप नीचे की तरफ आएगा, फ्लोट करेगा, जमीन की तरफ जाएगा, फ्रीली फॉल करेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जहां पे ग्रेविटी असर ना करे, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था कि अगर आप उसको उतनी ऑर्बिटल स्पीड दे दो, एस्केप वेलोसिटी, तो वो आउट ऑफ द ग्रेविटी चला जाएगा। जब आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट चले जाते हैं तो उनमें कौन सी सिचुएशन आ जाती है? वेटलेसनेस की। अब हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं, इन्होंने जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एक स्पेसशिप में। अब वो स्पेसशिप सपोज कि आपके पास इतना ग्रेविटी से दूर चली गई है कि उसके अंदर जितने लोग हैं वो वेटलेसनेस सिचुएशन में हैं। इंजॉय तो वो कर रहे हैं कि यार कोई वेट नहीं है, जमीन की तरफ नहीं आ रहे। वहां पे क्या करो? 2 रैकेट लिए, दरमियान में एक मेटालिक बॉल खेल रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है मेरा बेटा, और खुद की बॉडी को बैठे बैठे स्पिन कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो ये चीजें सिर्फ एंजॉय की हद तक हैं। और ये भी कहा जाता है पानी पी नहीं सकते, पानी खाना पड़ेगा। पानी आप पी नहीं सकते, पानी वही आपके मुंह में जाएगा नहीं क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं। कोई चीज आपने ड्रॉप करनी, ड्रॉप कर ही नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटी क्या है? जीरो है। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। अब अगर आप खुद इमेजिन करो कि एस्ट्रोनॉट ऊपर चले जाएं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने कोई चीज लिखनी है लेकिन हाथ नीचे जा ही नहीं रहा। फोर्स तो लगाएंगे लेकिन ग्रेविटी क्या करेगी? है ही नहीं।
तो क्या होगा मेरा बेटा, तो वहां पे एंजॉय की हद तक तो एवरीथिंग इज ओके फाइन, बट वहां पे क्या पैदा करनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। वेटलेसनेस की सिचुएशन तो एक सर्टेन है, आनी ही आनी है, ये तो कुदरत का फिनोमेना है कि ग्रेविटी अगर जीरो हो जाएगी तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, वेटलेसनेस की, या ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, अपेरेंटली जीरो हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, कभी भी सरफेस के साथ जाके नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेविटी वहां पे नहीं है। तो आपको वहां पे क्या पैदा करनी है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब इमेजिन, दोबारा करो, आपके हाथ में पानी की बकेट है, अब पानी की बकेट का आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ क्या लेना देना, या स्पेसशिप के साथ क्या लेना देना, लेना देना ये है कि जब पानी की बकेट को आप इस तरह हाथ में रोटेट कर रहे होते हो तो एक ऐसी फोर्स होती है जो पानी को उसकी सरफेस की तरफ क्या कर रही होती है, खींच रही होती है। किसकी वजह से, स्पिन मोशन की वजह से। किसकी वजह से मेरा बेटा, स्पिन मोशन की वजह से। इसी तरह जब आप किसी भी बॉडी को एक एक्सिस के गिर्द उसको रिवॉल्व करते हो तो एक चीज उसको किसकी तरफ खींच रही होती है, सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से आप ये कहते हो ना, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो मून को जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से किसमें रहता है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर। सिमिलरली मेरा बेटा, अब जस्ट इमेजिन कि आपने अब इस वेटलेसनेस की जो सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, वो बैठ के भी करेंगे, लैपटॉप्स भी यूज करेंगे, सारी चीजें होंगी। अगर ऐसा हो कि वो पानी भी ना पी सकेंगे तो सर्वाइवल तो क्या हो जाएगा बेटा, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हमें वहां पे क्या पैदा करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब वो जो झूला दुबई में है जिसमें वो लोग स्पिन कर रहे होते हैं, उसमें दीवारों के साथ उनके चिपकने की वजह भी कौन सी है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब सवाल पैदा ये हुआ कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा कैसे हुई, जब चीज़ें क्या करती हैं मेरा बेटा, सर्कुलर पाथ में स्पिन की जाती हैं। आप हाथ में एक रस्सी को पकड़ के भी जब सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हो तो उसको सेंटर की तरफ खींच रहे होते हो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हो। जब उसको सर्कुलर पाथ में स्पेसिफिक स्पीड के साथ, हम जब सर्कुलर पाथ में कोई साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक खास फ्रीक्वेंसी पे जब ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करवाया जाए तो उसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स, स्पेसशिप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, कभी देखा होगा इस तरह मूव कर रही, मोशन हो रही होती है, एंगुलर मोशन होती है, स्पिन कर रहा होता है। अगर कोई चीज स्पिन करती है तो उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स किसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, सरफेस के साथ। उसमें क्या पैदा हो जाती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्या पैदा हो जाती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्या करने की वजह से, स्पिन मोशन की वजह से। और स्पिन मोशन की वजह से उनके ऊपर एक ऐसी फोर्स लगती है जो किसकी तरफ लेके जाती है, दीवार की तरफ, और इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब क्वेश्चन ये है कि यार किस ऑब्जेक्ट को कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी चाहिए होगी, या कितनी फ्रीक्वेंसी से मैं उस चीज को स्पिन करूंगा तो उसमें क्या पैदा होगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे मेरा बेटा, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर एंगुलर फॉर्म में लिखो तो क्या होता है मेरा बेटा, अब ये सपोज कर लेना जमीन है उसके गिर्द, अब ये एक स्पेसशिप रिवॉल्व कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, और इसमें क्या मौजूद है बेटा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी मौजूद है। तो हमने इसकी डेरिवेशन करनी कि कितनी फ्रीक्वेंसी से मैं इस स्पेसशिप को अगर छोड़ता हूं तो वो क्या करता रहेगा, मूव भी करेगा, और साथ उसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको क्या मिलती रहेगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो मेरे बेटे इसकी डेरिवेशन के लिए A = R ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ा था, रेडियस ऑफ द अर्थ के लिए तो हम कैपिटल R लिख लेते हैं। ओमेगा क्या होता है मेरा बेटा, 2πf, यहां से ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, तो यह लिखेंगे हम A/R = ओमेगा स्क्वायर। A/R = ओमेगा स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी f कैलकुलेट करनी है, तो मेरे बच्चे ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2πf, इधर क्या आ गया बेटा, स्क्वायर, इधर क्या आ गया, A/R, क्या बनेगा ये 4πf², 4πf², इधर क्या आ गया, A/R। मुझे सिर्फ f से लेना देना है, f कैलकुलेट करना है, तो 4π इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, चलिए जी, f² आ गया आपके पास 1/4π² इंटू A/R। ठीक है मेरे भाई, मुझे f चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट, f = 1/2π हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और π² का पाई √, A/R।
अब मेरे बच्चे, अब सबको ये बात पता है कि हमें क्या चाहिए, ग्रेविटी। तो ए की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, जी। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा, जी के इक्वल। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करके 1/2 पाई जी ओवर आर, तो हम क्या निकाल सकते हैं मेरा बेटा, फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जेक्ट को, चाहे वो आपका स्पेसशिप है, स्पेसशिप को अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करवाया जाएगा, स्पिन करवाया जाएगा, तो उसके अंदर क्या पैदा होगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्या पैदा होगी मेरा बेटा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। मैं बहुत से फेसेस को देख के ये कह सकता हूं कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मैं इसको बड़े सादा लफ्जों में समराइज करता हूं, वो देखिएगा मेरा बेटा। वेटलेसनेस कहते हैं जब आपको ये फील होता है कि ऑब्जेक्ट का वेट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट का वेट नहीं है तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि वेट की वजह से ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाता है, ज़मीन की तरफ, या ग्रेविटी होती है। जब वेट नहीं है तो वो उसमें फ्लोटनेस होगी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ नहीं होगा। अब ये है मेरा बेटा कि जैसे डेली लाइफ में ज़मीन पे भी हम वेटलेसनेस फील कर सकते हैं और स्पेस में भी कर सकते हैं। ज़मीन पे आपने वेटलेसनेस कैसे फील की, जब एक एलिवेटर की रस्सी टूट गई, हमने ज़मीन पे कर लिया। या आप एक वो फेरिस व्हील में बैठे हुए हैं, जैसे फेरिस व्हील ज़मीन की तरफ आता है, या फिर आपने वो स्विमिंग बोट देखी होगी, जो बोट ज़मीन की तरफ आ रही होती है, तो आपको लगता है कि आपके हाथों पाँव से जान क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, आपका वेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसे कहते हैं वेटलेसनेस की सिचुएशन। ये ज़मीन पे देख ली। अब बात करते हैं स्पेस की। स्पेस में हम ये बात करते हैं मेरा बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द ग्रेविटी जा चुका है, या इतनी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अब जब ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट मेरे बेटे, तो आप ये कहते हो कि अब यहाँ पे जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सारे क्या आ चुके हैं, वेटलेसनेस सिचुएशन में। जितनी भी चीज़ें हैं उन पे ग्रेविटी का कोई असर है ही नहीं। आप पानी को इस तरह ड्रॉप करोगे, पानी नीचे ही नहीं आएगा, मूवमेंट ही नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि पानी पीना नहीं, बल्कि क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लोट ही नहीं करेगा, ग्रेविटी नहीं होगी, तो आपको उसको क्या करना है, चुबाना पड़ेगा पानी को। तो अब मसला ये है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ उस तरह के स्पेस में हूं, तो एंजॉय तो हम लोग कर रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी कोई चीज़, टेबल टेनिस पे एक ही बंदा अपना ही टेबल टेनिस खेल के बैठा हुआ है, साथ साथ स्पिन कर रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ एंजॉयमेंट की हद तक तो बहुत अच्छी हैं, बट एस्ट्रोनॉट्स एंजॉयमेंट के लिए स्पेसशिप में नहीं जाते, दे हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट। अगर उनको एक्सपेरिमेंट करना है तो उन्हें सरफेस के साथ टच में रहना है, वहाँ पे ग्रेविटी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हम नेचुरल ग्रेविटी तो नहीं, बल्कि कौन सी ग्रेविटी पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को पैदा करने के लिए आपने, मैंने एग्जांपल दी, एक बकेट को रोटेट करें, उस बकेट के अंदर जो मौजूद पानी है वो सरफेस की तरफ जाके लग जाएगा, मतलब आपने उसके अंदर क्या पैदा कर दी, ग्रेविटी। एक जो झूला है वो स्पिन कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाए तो लोग तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर खास फ्रीक्वेंसी के साथ, वो फ्रीक्वेंसी तो आप कैलकुलेट करोगे ना, अब खास फ्रीक्वेंसी के साथ जब उसको स्पिन किया जाता है तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है, ग्रेविटी। उसके अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी सरफेस के साथ जाके लग जाते हैं, तो हम कहते हैं इन पे क्या एक्ट कर रही है, ग्रेविटी, जो कि आपकी स्पिनिंग मोशन की वजह से हुई। उसे आपने क्या नाम दिया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और जो कोई चीज सेंटर की तरफ खींची जाए, या सेंटर से, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हमने एक्सेलरेशन लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोशन, ए इज इक्वल टू आर अल्फा भी होता है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी थी। हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि यार अगर उसको स्पिन किया जाए तो कितनी फ्रीक्वेंसी से किया जाए, तो एफ निकालने के लिए आपने ओमेगा की दूसरी फॉर्म लिख दी कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के। एफ निकालना था तो ये स्क्वायर आ रहा है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, मुझे एफ से लेना देना है, तो एफ स्क्वायर को अलग किया, बाकी सारे फैक्टर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए। अब मुझे एफ स्क्वायर नहीं बल्कि एफ चाहिए, तो दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब मेरे बेटे जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आया, 1/2 बाई, ए की जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, जी, क्योंकि क्या पैदा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो हमारे पास रिलेशन फाइनली क्या आ गया, 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। अब मेरे बच्चे हमने एंगुलर मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एक टॉपिक रह गया था हमारा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हुप, कि काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ डेरिवेशन। उसमें आपको ये बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो रेलिवेंट था। डिस्क और हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 1/2 mr² और 2/5,
उसको पुट करके सिर्फ हमने उसकी फॉर्म को चेंज करना है। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस तो आपका ये चैप्टर हो चुका है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड किसे कहते हैं? लिक्विड और गैसेस को। डायनामिक्स उनकी मोशन को, कि फ्लूइड मूव करता है, क्यों मूव करता है, कौन सी फोर्स लगती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, या ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहां तक मेरे बच्चे आप लोग भी चैनल पे जाके भी देख लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।